वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर किसी मसले पर सरकार के रुख की वजह से जनता के बीच असंतोष और विरोध की भावना बढ़ रही हो तो सरकार को इस पर कुछ विचार करना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो पिछले समय से नीट 2026 में प्रश्न पत्र लीक होने के मसले पर लोगों के भीतर उभरे व्यापक क्षोभ और विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आखिर इस्तीफा देना लोकतांत्रिक परंपरा की ही अगली कड़ी है। हालांकि सरकार ने अगर इस संबंध में समय रहते ठोस फैसला किया होता और जनता के बीच स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की होती तो शायद लोगों के बीच आक्रोश का दायरा इतना नहीं फैलता, जिसने सरकार की मंशा पर गहरे सवाल उठाए। प्रश्न पत्र लीक होने की घटना के उजागर होने के बाद से ही समूचा सरकारी तंत्र एक तरह से कटघरे में खड़ा था और लोगों ने सरकार से जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ ठोस कार्रवाई की मांग की थी। मगर सरकार ने इस मसले पर तब तक उपेक्षा और उदासीनता का रुख अपनाए रखा जब तक कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में इस मुद्दे पर व्यापक जनांदोलन नहीं खड़ा हो गया। विचित्र यह भी है कि प्रश्न पत्र लीक होने की घटना की गंभीरता और उस पर लोगों के बीच पसरते आक्रोश की तीव्रता का अंदाजा होने के बावजूद सरकार ने न तो ठोस कार्रवाई करने का संकेत दिया और न ही आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे विद्यार्थियों से संवाद कायम करने की कोशिश की। इसके उलट जंतर मंतर पर जमे प्रदर्शनकारियों ने जब संसद मार्च के आह्वान के जरिए अपनी मांग और आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहा तो उन्हें रोकने के लिए सरकार ने एक तरह पुलिस को खुला छोड़ दिया गया। नतीजतन पुलिस ने हर मानवीय तकाजे को ताक पर रखकर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठी चार्ज किया। सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को चोट पहुंचाने वाला था। इसी के बाद न केवल दिल्ली में बल्कि देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह एक तरह से इस समूचे मुद्दे पर सरकार के अपरिपक्व रवैये का सबूत था, जिसके तहत आंदोलनकारियों से संवाद करके समस्या का समाधान निकालने के बजाय बल प्रयोग के जरिए उनका दमन करने की कोशिश की गई। जाहिर है सरकार का यह रुख एक और अलोकतांत्रिक तथा गैर जिम्मेदार कदम के रूप में देखा गया और सवाल उठे कि क्या इस तरह असहमत होने और विरोध करने के संवैधानिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों के असंतोष की अभिव्यक्ति दरअसल लंबे समय से
इस मसले पर सरकार की उदासीनता और बार बार परीक्षाओं के आयोजन में गड़बड़ी से लेकर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की अनदेखी से उपजी स्थिति थी। अब देर से ही सही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसके बाद अब शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी प्रल्हाद जोशी को सौंपी गई है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि न केवल परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने बल्कि व्यापक शैक्षिक सुधारों के प्रति ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ सरकार कदम आगे बढ़ाए। इसके अलावा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का स्वाभाविक हिस्सा मानते हुए सरकार अब आगे परीक्षाओं के आयोजन में सभी स्तर पर शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मामले में कोई समझौता न करे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उदयपुर पांगी सड़क मार्ग पर चट्टानों के गिरने से एक वाहन में सवार 13 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ों की पारिस्थितिकी एवं संवेदनशीलता पर गहरी समझ के बिना निर्माण और अन्य तरह की विकासात्मक गतिविधियों को रफ्तार देना उचित है? क्या यह जरूरी नहीं है कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर ही विकास कार्यों की योजनाएं तैयार की जानी चाहिए? कायदे से होना तो यही चाहिए कि पहाड़ों को खोदकर जो सड़कें बनाई जाती हैं, संबंधित विभाग उनकी नियमित निगरानी करें और संभावित जोखिमों को लेकर आम लोगों को पहले से सतर्क कर दिया जाए। मगर ऐसा अमूमन कम ही होता है, जिस कारण खासकर बरसात के दिनों में इस तरह के हादसे होते रहते हैं। सवाल है कि इस हादसे में जिन लोगों की जान गई उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सरकारी दस्तावेज में भले ही इसे हर बार की तरह प्राकृतिक घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन असल में यह पहाड़ों की प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग एक वाहन में सवार होकर कुल्लू से किलाड़ जा रहे थे। खबरों के मुताबिक जिस सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ वह जगह जगह भूस्खलन के 2 दिन बाद खोला गया था। सवाल है कि क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों ने संभावित जोखिम का आकलन किए बिना ही इस मार्ग पर यातायात की अनुमति दे दी थी, यह जानते हुए भी कि बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद अगर सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा? पहाड़ों की प्रकृति को नज़रअंदाज कर विकास कितना नुकसानदेह हो सकता है, यह अब कोई छिपी बात नहीं है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्यों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पहाड़ों की अंदरूनी संरचना कमज़ोर हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि विकास कार्यों में
पर्यावरण के पहलू को केंद्र में रखा जाए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। स्टॉप।